आज हम कक्षा 10 के छात्रों को इस वीडियो के माध्यम से भूमंडलीय का बनना नामक पाठ में आगे के भाग को बताने जा रहे हैं। तो इसमें जैसे पिछले वीडियो में भूमंडलीय विश्व में जो परिवर्तन आए उसके बारे में मैंने बताया कि अमेरिका की खोज हुई और अमेरिका की खोज से जो है वहाँ से जो है विभिन्न प्रकार के कृषि उत्पाद दुनिया के तमाम देशों में गए, जिससे जो है उनका जो है जिससे प्रसार हुआ और कृषि के उत्पादन के कारण जो है मानव के जीवन पर अनेक प्रभाव पड़े और उसी के तहत जो है हम आगे आज आप लोगों को बता रहे हैं कि अब यूरोप के लोग अफ्रीकी महाद्वीप में भी गए और अफ्रीकी महाद्वीप में जाने के बाद उन लोगों ने अपना निवेश बनाया और उसमें बनाने के बाद 1885 ईस्वी में बर्लिन में एक बैठक हुई। 1885 ईस्वी में बर्लिन में एक बैठक हुई और बैठक में जो है यूरोप के तत्कालीन देशों ने यूरोप अफ्रीका का तारीखी विभाजन किया और आज भी हम देखते हैं कि अफ्रीका के तमाम जो देश हैं उनकी उनकी जो सीमाएं हैं वह सीधी रेखाओं में दिखाई देती हैं। इस तरह से यह जो विभाजन हुआ यह जो है एक यूरोपीय शक्तियों के कारण ही हुआ था। इसके बाद फिर औपनिवेशिक ताकतों की वृद्धि धीरे धीरे बढ़ती गई और यूरोप के शक्तिशाली देश फ्रांस और ब्रिटेन ने अपने विदेशी क्षेत्रफल में भारी वृद्धि की। माने इन लोगों ने दुनिया के तमाम देशों में अपना उपनिवेश बनाया और 1890 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका में औपनिवेशिक ताकत में बन गया तथा इस देश के अधीन रहे कुछ उपनिवेशों पर अपना कब्जा जमा लिया। मैंने 1890 के दशक में के अंतिम वर्षों में जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका का जो गठन है वह 1789 ईस्वी में माने 1783 ईस्वी में वहाँ का जो संविधान लागू किया गया और संविधान लागू होने के बाद जब जातिवादी गठन वहाँ के पहले राष्ट्रपति बने तो उन्होंने अपने देश को एक शक्तिशाली देश के रूप में स्थापित किया और संयुक्त राज्य अमेरिका ने जो है वह ही उपनिवेश कल्चर को अपनाया और वह भी विभिन्न देशों पे अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। इसके बाद फिर आते हैं रिंडर देश या मवेशी देश। रिंडर देश या मवेशी यह एक जानवरों की बीमारी थी। अफ्रीका में 1890 के दशक में रिंडर पेस्ट बहुत तेजी से फैला और उस समय इतावली सैनिकों का पेट भरने के लिए एशियाई देशों से जानवर आयात किए जाते थे। यह आधिपत्य वाले एशियाई देशों से आए बीमार जानवरों के जरिए यहाँ पे यह बीमारी पहुंची और अफ्रीका के पूर्वी हिस्सों में महाद्वीप में दाखिल होने वाली यह बीमारी जंगल आग की तरह फैल गई, जिसके कारण 90% जानवर मारे गए और पशुओं के खत्म हो जाने से अफ्रीकियों के रोजी के साधन समाप्त हो गए। और उपयुक्त तथ्यों के आधार पर हमें यह ज्ञात होता है कि आक्रमण और विजयों के इस दौर में अचानक फैली बीमारी ने इस प्रकार लोगों के जीवन को परिवर्तित कर दिया। इतना ही नहीं, संसार के साथ उनके संबंधों का भी नया रूप प्रकट हुआ। अब इसमें अफ्रीका
तो क्या कम्युनिस्टिक शक्तियों द्वारा अफ्रीका को गुलाम बनाना, इस प्रकार अफ्रीकियों को औपनिवेशिक शक्तियों ने गुलाम बनाया। उसमें है कि प्राचीन काल में अफ्रीका की जमीन की कोई कमी नहीं रही, जबकि यहाँ की आबादी बहुत कम थी और सदियों तक अफ्रीकियों की रोजी रोटी जमीन और पालतू पशुओं के सहारे ही चलती रहती थी। यहाँ पैसे या वेतन पर काम करने का चलन नहीं था। 19वीं सदी के आखिर में अफ्रीका में ऐसे उपभोक्ता सामान बहुत ही कम थे जिन्हें खरीदने के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ती हो। यानी कोई भी इसे उत्पादन नहीं थे वहाँ पे जिसको खरीदा जाए। वो लोग जो है जंगलों और कृषि के माध्यम से अपनी दैनिक आपूर्ति को करते थे। 19वीं सदी के अंत में यूरोपीय ताकतें अफ्रीका के विशाल भूभाग पर खनिज भंडारों को देखकर इस महाद्वीप की ओर आकर्षित हुए और यूरोपीय लोग अफ्रीका में बागानी खेती और खाबानों का दोहन करना चाहते थे ताकि उन्हें वापस यूरोप भेजा जा सके। लेकिन यहाँ के लोग वेतन पर काम नहीं करना चाहते थे। तब मजदूरों की भर्ती के लिए मालिकों ने कई अन्यायपूर्ण तरीके अपनाए। मजदूरों के भारी भरकम कर लाद दिए गए, जिनका भुगतान केवल तभी किया जा सकता था जब करदाता खादानों या बागानों में काम कर सकता हो। खादान कर्मियों को बाड़ों में बंद कर दिया जाता था और उनके खुलेआम घूमने फिरने पे पाबंदी लगा दी गई थी। काश्तकारों की उनकी जमीन से हटाने के लिए उत्तराधिकार कानून भी बदल दिए गए और नए कानून में यह व्यवस्था की गई कि जब अब परिवार में केवल एक ही सदस्य को पैतृक संपत्ति मिलेगी, यह कानून के जरिए परिवार के बाकी सदस्यों को श्रम बाजार में काम करना पड़ेगा। रिंडरपेस्ट के कारण अफ्रीकियों की आजीविका एवं अर्थव्यवस्था पे प्रभाव होता क्या प्रभाव पड़ा। इस बीमारी जो पशुओं की जो बीमारी थी उनके जीवन में शैली में बहुत ही परिवर्तन आया। उसमें कि रिंडरपेस्ट नामक विनाशकारी पशु रोग के कारण ब्रिटिश आधिपत्य वाले एशियाई देशों में आए जानवरों के द्वारा यह बीमारी जो फैली थी अफ्रीका के पूर्वी हिस्सों में शुरू होकर यह बीमारी जो है पूरे महाद्वीप में फैल गई। इस बीमारी ने अफ्रीका के 90% जानवरों को मौत के घाट उतार दिया, जिससे उनके रोटी समाप्त हो गई और अफ्रीका में जितने गुलाम बना देने का बेहतरीन मौका हाथ लग गया। मैंने यूरोपीय जो शक्तियाँ थी वह अफ्रीकियों को क्या किया, गुलाम बना दिया। उनके पास रोजी रोटी की कमी थी और रोजी रोटी की कमी के कारण वे गुलाम बनते गए और गुलाम जिसके कारण जो है उनकी स्थिति जो बद से बदतर होती गई। भारत से अनुबंधित रंगों का जाना 19वीं शताब्दी में भारत से अनुबंधित रंगों जिन्हें गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था, यूरोपीय शक्तियों द्वारा अपने उपनिवेशों में मजदूरी कराने के लिए ले जाया जाता था और वे विविधता से इंगित करता है कि इसके परिणाम स्वरूप कुछ यूरोपीय शक्तियों की आय और तकनीकी क्षेत्रों में वृद्धि हुई। दूसरी ओर उपनिवेशों के लोगों का यूरोपीय शक्तियों के अधीन दूसरे देशों में जाकर मजदूरी करने के लिए विवश होना उनके कष्टों में वृद्धि का कारण बना और वे और अधिक निर्धन हो गए और उनका ज़्यादा उत्पीड़न किया जाने लगा। अब देखिए, लाखों मजदूरों का अनुबंध के अंतर्गत प्रदेश छोड़ने के लिए दिवस होना, अनुबंधित रंगों का बाहरी देशों में जाना एवं भारतीय एजेंट। 19वीं शताब्दी में भारत और चीन के लाखों मजदूरों को बागानों, खाबानों, रेलवे निर्माण के लिए विश्व के दूसरे देशों में ले जाया गया और अनुबंधित मजदूर एक अनुबंध के अंतर्गत एक नियोक्ता के पास एक निश्चित समय तक मजदूरी करता, माने उनका एक एग्रीमेंट होता था कि इतने समय तक आपको मेरे साथ काम करना पड़ेगा और अनुबंध में यह शर्त होती थी कि आप 5 वर्ष पूरा होने के बाद ही आप अपने देश लौट सकते हो। इसके बाद भी है भारत के अधिकांश अनुबंधित श्रमिक वर्तमान में
पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु के सूखा क्षेत्रों से जाते थे और 19वीं शताब्दी के मध्य तक इन सेलों में भारी परिवर्तन आना शुरू हो गया। कुटीर उद्योग बंद हो रहे थे, जमीन का किराया बढ़ गया था, खानों और बागानों के लिए जमीनों को साफ किया जा रहा था। इन परिवर्तनों से गरीबों के जनजीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। वे बटाई पर जमीन तो ले लेते थे लेकिन उसका किराया नहीं चुका पाते थे। उन पर कर्ज बढ़ता गया, मजदूरों ने काम की तलाश में अपने घर बार छोड़ने पड़े और भारतीय अनुबंधित श्रमिकों की मजदूरी कराने के लिए मुख्य रूप से कैरेबियाई द्वीप समूह, गुयाना, सूरीनाम, मॉरिशस, फिजी, सिलोन एवं मलाया आदि स्थानों से ले जाया जाता था। इसके अतिरिक्त कुछ अनुबंधित श्रमिकों को असम के चाय बागानों में भी मजदूरी करने के लिए ले जाया जाता था। माने ये जो सरकार होती, यहाँ पे मजदूरों को दूसरे देशों में बागानों में खेती करने के लिए ले जाती थी और ये लोग जाके वहाँ पे खेती, गन्ने की, चाय की खेती करते थे। मजदूरों द्वारा भर्ती का काम मालिकों के दलाल किया करते थे और इस कार्य के लिए दलालों की कमीशन मिलता था और दलाल द्वारा भावी अप्रवासियों को फुसलाने के लिए उन्हें कहा जाना है, यात्रा के साधन क्या होंगे, क्या काम करना होगा और नई जगह पर काम और जीवन के हालात कैसे होंगे, इस बारे में झूठी जानकारियां दी जाती थी। मैंने जो एजेंट होते थे वह उन श्रमिकों को गलत जानकारियां देते थे और उन गलत जानकारियों के कारण जो है उनको एक बहका कर, फुसला कर एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाया जाता था और उसका जो है वह उत्पीड़न किया जाता था। और इसमें है कि श्रमिक के साथ जाने के लिए राजी नहीं होता था तो उसका अपहरण तक कर लिया जाता था। इसके बाद फिर अनुबंध व्यवस्था या नई दास प्रथा के कारण समूहों की नई संस्कृति का जन्म, मानी दास प्रथा के कारण जो है कैरेबियाई देशों में एक नए जो है संस्कृति का जन्म हुआ। मजदूरों को अनुबंध के अंतर्गत दूरस्थ देशों में ले जाने की इस व्यवस्था को बहुत से लोगों ने नई दास प्रथा के नाम से जानते थे। जब श्रमिक दूसरे देशों के बागानों में अपने कार्य करने के स्थान पर पहुंचे तो उन्हें यह पता चलता था कि जैसी आशा और सपने लेकर वह आए थे वहाँ सब कुछ के ऊर्जा विपरीत है। माने जो वे आशा लेके जाते थे उससे क्या है, उनके विपरीत है। माने जो उनको एजेंट बनना तो आप करोगे अच्छा काम मिलेगा, आपको वेतन अच्छा मिलेगा, रहने की सुविधाएं सभी होते थे और मजदूरों नई जगह पर जीवन तथा कार्य स्थितियाँ कठोर थी। मजदूरों के पास कानूनी अधिकार कहने भर को भी नहीं थे, फिर भी मजदूरों के जीवन बिताने के अपने तरीके ढूंढ निकाले। कुछ मजदूर भागकर जंगलों में चले गए। यदि ऐसा मजदूर पकड़े जाते थे तो उन्हें कठोर दंड दिए जाते थे। कुछ मजदूर वहाँ की संस्कृति में घुल मिल गए। इसके अतिरिक्त हुए जैसे होशे का मेला, माने इसके जो उदाहरण है होशे का ईरान के मुहर्रम की वार्षिक जलूस को एक विशाल मेले का रूप दिया गया। इस मेले को इमाम हुसैन के नाम पर होशे का नाम दिया गया। इसमें सभी धर्मों और नस्लों के मजदूर भाग लेते थे। रास्ता फारियानवाद एक विद्रोही धर्म था। इसे जमैका के रेंगे गायक बॉब मार्ले की छात्र के शिखर पर पहुंचा दिया। इसमें भारतीय प्रवासियों और कैरेबियाई द्वीप समूह के बीच के संबंधों की झलक देखी जा सकती है। चटनी म्यूजिक, विदाग और गुयाना का समूह चटनी म्यूजिक भी भारतीय प्रवासियों
कि वहाँ पहुँचने के बाद सामने आए और रचनात्मक अभिव्यक्त था। इस प्रकार नई दास प्रथा के कारण नए प्रकार की सांस्कृतिक वातावरण का उदय हुआ, जो अनुबंधित ग्रंथों के नए स्थानों पर एक पहचान के रूप में सामने आया। अनुबंध समाप्त के बाद जो है ग्रंथों का वहीं बस जाना, माने जब अनुबंध समाप्त हो गया तो वे सभी जो है वहीं पे बच गए। सांस्कृतिक मेल जोड़ के बाद जो है वैश्विक दुनिया का उदय जो प्रतीत हुआ उसमें वे सब वहीं पे जो है बच गए। और जैसे देखो उसमें समान से नोबेल पुरस्कार विजेता है, समान क्रिकेट के जो दिग्गज खिलाड़ी हैं एशियाई देशों में, वे भारतीय मूल के लोग हैं। और भारतीय मूल के लोगों में अगर आप देखेंगे तो जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भारतीय मूल के हुए हैं। तो इस तरह से वहाँ पे वे लोग जाके बस गए और वहाँ के बाशिंदा हो गए। और भारत में नई जात प्रथा का विरोध एवं समाप्ति 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में हमारे देश में राष्ट्रवादी नेताओं ने नई जात प्रथा के रूप अपना विरोध प्रकट किया। और 1921 में जो है दास प्रथा को क्या किया, समाप्त कर दिया गया। और भारतीय अनुबंधित मजदूरों के वंशज एशियाई समूह के कष्ट का ये अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। भारतीय वंशजों को यह समूह के लोग पूरी के अंदर अपमानित करते थे तथा उनके साथ जैसा ही व्यवहार करते थे। साहित्यकार न्यायपाल के प्रारंभिक उपन्यासों को पढ़कर इन अनुबंधित मजदूरों की दुर्दशा एवं व्यवहार आदि की अनुभूत सहजता से की जा सकती है। मैंने जो मजदूर वहाँ पे गए उनका हम वहाँ पे लोगों ने क्या किया, अपमान किया। तो हम आगे इस बात के आगे का जो भाग है हम आप लोगों को अगले वीडियो में